अभिषेक जी, आप पुराने कांग्रेस के नेता हैं। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि हम नंबर 4 की पार्टी हैं, लेकिन विचारधारा में हम नंबर 1 हैं। विचारधारा में अगर आप नंबर 1 हैं तो उत्तर प्रदेश में फिर ये आपकी हालत क्यों? देखिए संजय, राहुल गांधी और कांग्रेस इन सभी मामलों में बड़ा पारदर्शी है और बड़ा स्पष्ट है, फ्रैंक है, कैंडिड है। हमने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी हमारे अकेले अस्तित्व में बहुत आघात पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये आडंबर होगा अगर मैं आपके समक्ष कुछ और कहूं। लेकिन जहां तक इसको अगर आप बिहार के संदर्भ में देखें, क्योंकि वहां पर निकट भविष्य में चुनाव है, तो ये बात स्पष्ट है कि जब आप गठबंधन बना लेते हैं, और वहां हमने महागठबंधन बनाया है, तो हमारे सबके अलग अलग अस्तित्व हट जाते हैं और हम एक यूनाइटेड पार्टी की तौर से लड़ रहे हैं। हम समझते हैं उसमें बहुत ज्यादा मजबूती है और वोट विभाजन के विरुद्ध काम करने की बहुत बड़ी शक्ति है, क्षमता है। इसलिए ये जानते हुए कि हमारा अलग अकेला अस्तित्व थोड़ा कमजोर है, चुनाव के 3 महीने 6 महीने पहले हम इस बात पे नहीं जा सकते कि हम ढांचा परिवर्तन किस प्रकार से करें कि हमारा एकदम अकेले अस्तित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो एक अनरियलिस्टिक चीज होगी, वो समझदारी नहीं होगी। राजनीति में समझदारी और सूझबूझ आवश्यक है। तो इसलिए जहां तक बिहार का सवाल है, जब हम गठबंधन में सब लोग एक सामूहिक रूप से विलीन हो गए हैं, तो हमारे गठबंधन की शक्ति को देखिए, न कि अलग अलग पार्टियों के किस क्षेत्र में ज्यादा है कम है। दूसरी बात, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये बिल्कुल बात सही है कि हमारी नंबरों में, संख्या में कमी हुई है, लेकिन आज भी विचारधारा जो है वो प्रादेशिक पार्टियों जैसी नहीं है। यही मतलब था राहुल गांधी जी का। हमारी विचारधारा उत्तीर्ण है, सबको साथ लेने की है। प्रादेशिक पार्टियों का आप जानते हैं संजय, कई बार एक ये होता है, एक रुझान होता है कि किसी एक एक्सट्रीम तरफ आप झुक जाए। मैं संजय नहीं, हमारी एक लिबरल लेफ्ट ऑफ सेंटर जिसे कहा जाता है, नेहरूवियन जो एक पहचान है, वो एक विशेष है, एक बहुत यूनिक है। अभिषेक जी, एक और पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैं बीच में खाली इतना सा टोक रहा था कि मैं अभिज्ञान हूं, संजय नहीं हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो दूसरा पॉइंट है आपसे वो ये है कि एक और लाइन मैंने राहुल गांधी के बड़े गौर से सुनी, अभिषेक सिंघवी जी। पार्टी देश भर में मजबूत है लेकिन देश के दिल में कमजोर है। इसको एक्सप्लेन करिए, इसमें क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? देश के दिल में कमजोर है, यानी कि लोगों के दिल से कांग्रेस निकल चुकी है। नहीं, अभिज्ञान आपको जरा जोर से बोलना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, मेरे को पूरा सुनाई नहीं दे रहा है जी। मैं ये कह रहा हूं अभिषेक जी कि आप दोहराएंगे। हाँ, मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं कि एक और जगह पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पार्टी देश में मजबूत है लेकिन देश के दिल में कमजोर है। ये दिल में कमजोर है का क्या मतलब होता है? दिल में कमजोर है इसका मतलब लोगों ने अपने दिल से निकाल दिया कांग्रेस को। ये राहुल गांधी खुद एडमिट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात आप जानते हैं कि न पत्रकार की हैसियत से, न कानूनविद की हैसियत से, न पढ़ने वाले, न श्रोतागण की हैसियत से आप किसी राजनीतिक रैली के भाषण को एक स्टैट्यूट की तरह, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आप उनके एक एक शब्द को ऐसे कर रहे हैं इंटरप्रेट। देखिए, एक शैली होती है, एक स्टाइल होता है रैली में बोलने का, उसमें शब्दों पे कुतर्क नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, जो उसका अभिप्राय है बड़ा सरल है। ये एक मुहावरे होते हैं, प्रभाव के लिए कहे जाते हैं, उसका अभिप्राय बड़ा सरल है। वो ये है कि कांग्रेस हमेशा अखिल भारतीय 125 से ज्यादा वर्ष पुरानी पार्टी है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है जो, क्योंकि हम अभी आखिर सच्चाई ये है कि 44 की हार से हम आए हैं, हम चुनाव हारे हैं, हम बिहार और उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं। तो राहुल गांधी जिनका एक अंदाज हमेशा बड़ा स्पष्ट होने का होता है, उन्होंने ये कहा है कि जो एक मजबूती है दिल में, दिल परिवर्तित करके हमको वोट कांग्रेस के लिए ही करना है, वहां कभी कभी कमजोरी आ जाती है, इसलिए कि लोग समझते हैं कि कांग्रेस अपने आप में जीत नहीं पाएगी, अपने आप पे सक्षम नहीं है। ये अभी हाल 10-15 साल की बात है, पहली बात ऐसी नहीं थी, लेकिन हम उस बात के लिए हम मानते हैं उस बात को, और उसी बात का जिक्र कर रहे थे वो। लेकिन मजबूती क्या है? मजबूती ये है कि कांग्रेस की विचारधारा, सोच। मैं नहीं समझता कि हमें वोट नहीं भी देते हैं जो लोग, वो हमारी विचारधारा के विरुद्ध है। वो वोट कभी कभी इसलिए नहीं देते कि उनको लगता है कि किसी और को वोट देने से उनका वोट ज्यादा साक्षात होगा, ज्यादा उसका प्रभाव होगा, क्योंकि इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में शायद कांग्रेस अपने आप न जीत पाए।
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि विचारधारा में मैं चुनौती दे सकता हूं आपके समक्ष अभिज्ञान कि कोई भी जो हमारा विरोधी भी है वो भी हमारे विचारधारा को अनलेस वो कट्टर मेंबर है बीजेपी का ज्यादा प्रेफर करेगा, ज्यादा उसकी तरफ रुझान रखेगा। अभिषेक जी, आपने शुरुआत में एक पॉइंट रखा बिहार का कि आप उसको एक पूरक अलायंस के तौर पर देखिए, एक बड़ी अलायंस के तौर पर देखिए। हकीकत यह है कि जब से उत्तर प्रदेश और बिहार में आप कमजोर हुए हैं, उत्तर भारत में जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, कांग्रेस की एकदम से पकड़ जा चुकी है। वो जो ग्रिप रही है सालों साल कांग्रेस की इन प्रदेशों में, वो जा चुकी है। राहुल गांधी इसको वापस लाने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए ना। नहीं, देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विरोधाभास है। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक पहलू पे आप सही हैं, मैं सहमत हूं। अगर आप संख्या, बहुमत और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक गिनती और गणना के आधार पर बोल रहे हैं तो बिल्कुल 100% सही है। और इसमें मैं नहीं भाग सकता, ना राहुल गांधी कभी भागे हैं, ना श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी इससे इनकार किया है कि जो हमारा वैभव था 15-20 साल पहले उत्तर प्रदेश या बिहार में, वो नहीं है। और बहुमत के आधार पर ही लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो विरोधाभास है अभिज्ञान, वो ये है कि इसके साथ साथ जबकि हमारी गणना बहुत कम भी हो गई है, जब हम एमपी के स्तर पे 3, 4, 5, 10 सीट लाते हैं या असेंबली में कम लाते हैं दोनों प्रदेशों में, तब भी विचारधारा से कोने कोने में परिवारों के अंदर कांग्रेस के लिए एक रुझान, एक पुराने विरासत की तरफ एक मांग, एक सोच, एक याददाश्त, वो वैसी की वैसी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसको जगाओ वापस। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं और कांग्रेस प्रेमियों से कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि इन प्रदेशों में लोग चाहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट दें। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक सक्षम ऑल्टरनेटिव विकल्प हो। लेकिन हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि अभिज्ञान प्रकाश कांग्रेस को वोट नहीं देगा अगर उसको लगता है कि उसका वोट व्यर्थ जाएगा। इस विरोधाभास की तरफ उनका जिक्र था। एक रुझान है, एक लव है, एक पुराना एक संदेश और एक लिंक है, संबंध है, पारिवारिक संबंध है। लेकिन उसको परिवर्तित करो वोट पे, उसको जगा के, ये अभिप्राय है राहुल गांधी जी का। स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाकर, मैं उस बायोग्राफी को मैंने भी अभिषेक जी बड़े गौर से पढ़ा है, वहां से गुरुमंत्र देकर आपको लगता है स्टीव जॉब्स का गुरुमंत्र यूपी में क्लिक करेगा या यूपी के कांग्रेस वालों में क्लिक करेगा? देखिए, आपने कौन सी बायोग्राफी पढ़ी मैं जानता नहीं हूं। मैंने आइजैक्सन की बायोग्राफी पढ़ी है, स्टीव जॉब्स की। आइजैक्सन की बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली और बहुत फ्रैंक बायोग्राफी है। और मैं समझता हूं, जहां तक मुझे ध्यान है, राहुल गांधी भी उसी का जिक्र कर रहे थे। स्टीव जॉब्स बहुत ही एक महत्वाकांक्षी लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, रिजल्ट ओरिएंटेड और बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति थे। और उस डायनेमिज्म, उस ऊर्जा, उस आकांक्षा की तरफ राहुल गांधी खींचना चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पहले और वोटरों को बाद में। यही सरल इसका वो है। अब देखिए, वो स्टीव जॉब्स एक कॉर्पोरेट संदर्भ में बात होती है, इसलिए उसको आप 100% राजनीति में नहीं लागू कर सकते। लेकिन वो जो एक ऊर्जा है और जो एक परिणाम की तरफ फोकस है, वो स्टीव जॉब्स में था। स्टीव जॉब्स एक अर्जुन की आंख के प्रति अगर कुछ चीज ले लेते थे तो वो उसके पीछे पड़ जाते थे। इन सब कसौटियों की तरफ राहुल गांधी आपका ध्यान खींच रहे थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से अब ये लगातार नरेंद्र मोदी पर जो प्रहार है, आपको लगता है कि वो सच में कारगर होगा? लोग सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 16 महीने से ज्यादा में कुछ नहीं कर पाई। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब सरकार बहुमत पे आती है तो न्यूनतम 1 वर्ष हनीमून होता है, कुछ महीने ग्रेस पीरियड भी होता है। और हम उस बात को भी जानते हैं और हम उस बात को नकारते नहीं हैं, न उसको ग्रज करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है अभिज्ञान कि आज जो ठोस बीजेपी का समर्थक है वो भी ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है, 3 या 4 मूल प्रश्न, और उसके उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं सिवाय एक सन्नाटे के। नंबर 1 के घोषणा, वायदे और भाषण में, वक्तव्यों में अत्यंत निपुण प्रधानमंत्री और उतने ही निपुण उनके मंत्रिमंडल, उसके और परिणाम या परिवर्तित जमीनी सच में करने में जो एक खाई है,
उसका पतन कौन करेगा। नंबर 2, इतने ज्यादा सामाजिक विभाजन के वक्तव्य, कार्य, नियुक्तियां, आपसी गाली गलौच, उस सब में हमारे मुखर और प्रखर और प्रभावशाली वक्ता प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं। बारंबार अगर कोई ठीक करता है तो ट्विटर में ट्वीट आ जाती है उनकी, इतने मूल तत्वों पे, इतने महत्वपूर्ण मूल तत्वों पे, सिद्धांतों पे क्यों नहीं बोलते। तीसरा, एक यूनिलैटरलिज्म कह लीजिए, एक पूरा डिक्टेटरशिप एटीट्यूड कह लीजिए, एक भय का वातावरण कह लीजिए, ये कार्यपालिका में, प्रशासनों में, प्रशासकों में 15 महीने में 80 से ज्यादा मुख्य अधीक्षक सेक्रेटरी लेवल और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे सिर्फ ट्रांसफर्स हुए। ये कभी आपने देखा है किसी सरकार में? तो ये सब चीजें जो हैं, और चौथा, बातें बड़ी बड़ी करना, लेकिन उसको जो है आप मूल अगर देखें, अब आप अर्थशास्त्र में देख लें, इकोनॉमी में देख लें, इतनी बातें हो जाती हैं, लेकिन मूल जो है बहुत असंतोष है, क्योंकि ये एक सरकार बन गई है, इनका एक पहचान बन गई है कि सबको एक बहुत बड़ा एक दिखाना सब्ज बाग, लेकिन उसके पीछे मूल सच क्या है, क्या परिवर्तन किया है, ये पूछ रहे हैं लोग प्रश्न। इसलिए मैं समझता हूं इनके बुरे दिन आना निकट भविष्य में निश्चित है सरकार के। दुर्भाग्य के शायद साथ साथ भारत के कुछ हद तक बुरे दिन नहीं आने चाहिए, वो दुर्भाग्य होगा। अभिषेक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत